नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के विषय कथेतर गद्य साहित्य को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके इकाई 1 को पढ़ा था, जिसमें हमें कथेतर गद्य साहित्य का स्वरूप, परिचय और कथा और कथेतर के बीच अंतर संबंध आदि पढ़ना था। इस वीडियो में हम इसके इकाई 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें कथेतर गद्य साहित्य के प्रमुख प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें जो कथेतर की अलग अलग विधाएं हैं उसको हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 6 विधाएं हैं: जीवनी, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और पत्र साहित्य। तो इन सभी को हम बारी बारी से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी कथेतर गद्य साहित्य अनेक विधाओं का विशाल संसार है। इन विधाओं के माध्यम से मनुष्य के जीवन, समाज, इतिहास, संस्कृति, अनुभव, संघर्ष और संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि कथेतर गद्य साहित्य जो है वो कथा से इतर है, इसीलिए वह कथेतर है। यानी इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है, इसमें पूरा यथार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि इसमें मनुष्य के जीवन, समाज, इतिहास आदि को यथार्थ के रूप में चित्रित किया जाता है। कथा साहित्य जहाँ कल्पना के माध्यम से जीवन को व्यक्त करता है, वहीं कथेतर गद्य वास्तविक जीवन की अनुभूतियों, स्मृतियों और तथ्यों पर आधारित होता है। जीवनी, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और पत्र साहित्य जैसी विधाएं हिंदी गद्य को विविधता और गहराई प्रदान करती हैं। प्रत्येक विधा का अपना एक पृथक स्वरूप होता है, उसकी एक शैली होती है विशिष्ट, और उसका एक उद्देश्य होता है, किंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है, वह है मानव अनुभव को सच्चाई के साथ अभिव्यक्त कराना। तो आइए हम इसकी अलग अलग विधाओं को बारी बारी से विस्तार से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है जीवनी। जीवनी वह कथेतर गद्य विधा है जिसमें किसी वास्तविक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का क्रमबद्ध, प्रामाणिक और साहित्यिक वर्णन किया जाता है। इसमें देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वास्तविक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का क्रमबद्ध वर्णन बताया गया है। यानी कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं होगा, वह वास्तविक व्यक्ति होगा। उसके जीवन के क्रमबद्ध, प्रामाणिक और साहित्यिक वर्णन को प्रस्तुत किया जाता है। यह विधा केवल तथ्यों की सूची नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, संघर्ष, उपलब्धियों और युगीन परिवेश को एक जीवंत चित्र के रूप में प्रस्तुत करती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि जीवनी में लेखक किसी महान व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उस व्यक्तित्व के साथ एक आत्मीय संबंध अनुभव कर सके। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि जीवनी में तथ्यात्मकता और साहित्यिकता का संतुलन आवश्यक है। अगर वह केवल तथ्य होगा तो वो इतिहास बन जाएगा, और अगर उसमें केवल कल्पना होगी तब वह उपन्यास कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने जीवनी को समझा। हम जीवनी की विशेषताओं को देख लेते हैं। इसमें प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवनी में वर्णित तथ्य ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होने चाहिए। व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का जीवन क्रम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि बाद की घटना को पहले प्रस्तुत कर दिया गया और पहले की घटनाओं को बाद प्रस्तुत किया जा रहा हो। इसमें युगीन संदर्भ को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यक्ति के जीवन को उसके सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवेश में रखकर देखा जाता है। केवल घटनाएं नहीं, बल्कि व्यक्ति के मनोवृत्ति, स्वभाव और चरित्र का उद्घाटन होता है। जीवनीकार का दृष्टिकोण निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। शुष्क तथ्य सूची नहीं होनी चाहिए। इसमें रोचक, प्रवाहमय और प्रभावशाली भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि वह उसमें बोरियत ना हो। फिर अब हम हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य के विकास क्रम को देख लेते हैं। हिंदी में जीवनी लेखन की परंपरा द्विवेदी युग से प्रारंभ होती है। पद्म सिंह शर्मा की पद्म पराग में
व्यक्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी लिखकर जीवनी और आत्मकथा की सीमा रेखा को स्पष्ट किया। अमृत राय की प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही हिंदी जीवनी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। इसमें प्रेमचंद के जीवन को उनके युग के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में देखा गया है। अगर हम हिंदी जीवनी साहित्य में शीर्ष कृति को देखें तो जो अपने पाठ्यक्रम में संकलित है विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा, जिसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी वर्णित है। हिंदी जीवनी साहित्य की अप्रतिम कृति मानी जाती है यह। इस कृति की रचना में विष्णु प्रभाकर जी ने पूरे 14 वर्षों तक शोध किया। इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को इतनी गहराई, संवेदनशीलता और साहित्यिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह जीवनी और उपन्यास की सीमा रेखा पर खड़ी लगती है। यानी इसमें कथात्मक रूप में घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, जो देखने में तो उपन्यास के रूप में लगता है लेकिन ये जीवनी है। हिंदी में प्रमुख जीवनियों को देखें तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा प्रेमचंद जी की जीवनी है। निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र रामविलास शर्मा ने लिखा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी है। दिनकर की डायरी ये दिनकर जी स्वयं लिखते हैं और ये रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर देख लेते हैं। जीवनी में दूसरे का जीवन लिखा जाता है, आत्मकथा में स्वयं का। यानी आत्मकथा व्यक्ति अपना स्वयं की कहानी उसमें बताता है और जीवनी किसी और व्यक्ति द्वारा किसी और व्यक्ति का, किसी व्यक्तित्व का चित्रण किसी और व्यक्ति द्वारा होता है तो वो जीवनी कहलाता है। और जब स्वयं अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो आत्मकथा कहलाता है। जीवनी में तटस्थ दृष्टि होती है, आत्मकथा में आत्मपरक दृष्टि होती है। यानी आत्मकथा में सब्जेक्टिविटी रहती है, जबकि जीवनी में एक ऑब्जेक्टिविटी रहती है, एक तथ्यात्मकता रहती है कि जो है वो वही होगा, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जीवनी बाह्य प्रमाणों और शोध पर आधारित होती है, बल्कि आत्मकथा स्मृति और अनुभव पर। यानी कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखेगा तो वो अपने अनुभव और अपनी स्मृतियों के आधार पर लिखेगा। लेकिन जीवनी कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो उसको पढ़ता है, उनके बारे में उनके स्थान पर जाकर देखता है, शोध करता है और तब अलग अलग सामग्री को जुटाकर उसे फिर एक क्रमबद्ध विवरण के रूप में तैयार करता है, जो कि जीवनी का रूप ले लेता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी विधा डायरी को देखेंगे। डायरी वह कथेतर गद्य विधा है जिसमें लेखक प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं और घटनाओं को तिथि क्रम में लिखता है। यह विधा सर्वाधिक आत्मपरक और अनौपचारिक होती है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि डायरी लेखन का अपने आप से संवाद है। यानी डायरी लेखन वह है जब हम अपने से एक आलाप कर रहे होते हैं, स्वयं से बात करते हैं, तो वो डायरी में हम उसे नोट करते हैं। वह एकांत में बोलता है और कागज सुनता है। मोहन राकेश ने अपनी डायरी की भूमिका में लिखा है कि डायरी क्षण को पकड़ने का प्रयास है, वह क्षण जो बीत जाने के बाद लौटता नहीं है। डायरी की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो इसमें तिथि क्रम का बहुत विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ दिनांक अंकित होती है। इसमें आत्मीयता होती है, लेखक बिना किसी बाहरी दबाव के खुलकर अपनी बात लिखता है। क्योंकि जो ये डायरी है ये प्राइवेट रहता है, तो इसमें अपने मनो के जितने भी विचार है उसे लेखक बिना किसी डर के, बिना किसी भय के लिखते हैं। इसमें तत्कालिकता होती है, घटनाएं और भावनाएं उसी समय अंकित की जाती है, इसलिए उनमें ताजगी होती है। यह अनौपचारिक शैली में
लिखी जाती है। इसकी भाषा सहज बोलचाल के निकट होती है। अ, एक ही डायरी में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक सभी विषय हो सकते हैं। इसका कोई विशेष अ, आधार नहीं है कि ये इसी विषय पर इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग घटनाक्रम होते हैं, तो डायरी में वे सारी समाहित होती हैं। डायरी में लेखक मुखौटा नहीं पहनता, यानी वो दिखावा नहीं करता, इसलिए यह सबसे ईमानदार विधा मानी जाती है। अब हम हिंदी साहित्य में डायरी के विकास क्रम को देख लेते हैं। हिंदी में डायरी लेखन की सुव्यवस्थित परंपरा अपेक्षाकृत देर से विकसित हुई। इसका कारण यह था कि भारतीय मानस में अपने अनुभव को सार्वजनिक करने की परंपरा पश्चिम की तुलना में कम रही है। हिंदी में प्रमुख डायरियों को देखें तो मोहन राकेश की डायरी, यह हिंदी डायरी साहित्य की सर्वाधिक चर्चित कृति है। इसमें एक रचनाकार की अंतर्द्वंद, सांस्कृतिक संकट, प्रेम और एकाकीपन का मार्मिक चित्रण किया गया है। राकेश ने डायरी को साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर निर्मल वर्मा की डायरी है, जिस जो कि धुन से उठती धुन के नाम से प्रकाशित है। इसमें यूरोप प्रवास के दौरान के उनके अनुभव वर्णित हैं। भाषा, अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान पर गहरा चिंतन इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिर रामधारी सिंह दिनकर की भी डायरी है। उनकी डायरी में राजनीतिक और साहित्यिक जीवन के अनुभव देखने को मिलते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है। उनकी आत्मकथा श्रृंखला में डायरी के तत्व प्रमुखता से मिलते हैं। डायरी और आत्मकथा में अंतर देखें तो डायरी तिथि क्रम में लिखी जाती है, आत्मकथा जीवन के पूर्ण आख्यान के रूप में। डायरी तत्कालिक होती है, आत्मकथा में पूर्व दृष्टि होती है। आत्मकथा में पूर्व दृष्टि होती है, डायरी में भविष्य अज्ञात होता है। आत्मकथा में लेखक पूरी यात्रा देखकर लिखता है। तो इस प्रकार हमने डायरी विधा को देखा। अब हम संस्मरण को देखते हैं। संस्मरण वह कथेतर गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, घटना, स्थान या अनुभव की स्मृति को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करता है। संस्मरण शब्द सम जो स्मरण से बना है, अर्थात भली भांति स्मरण करना। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि संस्मरण में लेखक किसी व्यक्ति या घटना को स्मृति के माध्यम से पुनर्जीवित करता है। इसमें अनुभव की प्रामाणिकता और भावना की तीव्रता दोनों आवश्यक है। संस्मरण की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो यह स्मृति आधारित होती है। अतीत की घटनाएं और व्यक्ति इसके केंद्र में होते हैं। इसमें आत्मीयता होती है। लेखक का उस व्यक्ति या घटना से या फिर उस स्थान से व्यक्तिगत संबंध होता है। यह भावना प्रधान होती है। संस्मरण में तथ्य से अधिक भावनाओं का महत्व होता है। इसे चित्रात्मकता के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। लेखक शब्दों से ऐसा चित्र बनाता है कि पाठक उससे अनुभव कर सके, उसके अनुभव में डूब सके, उसे लगे कि हम ऐसा देख रहे हैं। इसका लघु आकार होता है। सामान्यतः संस्मरण संक्षिप्त होते हैं, किसी एक व्यक्ति या प्रसंग पर केंद्रित होते हैं। अगर संस्मरण को जीवनी से भिन्नता के आधार पर देखें तो जीवनी में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। संस्मरण में कुछ विशेष क्षण का, विशेष पहलू या किसी विशेष घटना का वर्णन होता है। हिंदी साहित्य में संस्मरण के विकास यात्रा को देखें तो महादेवी वर्मा हिंदी संस्मरण साहित्य की सर्वोच्च लेखिका मानी जाती हैं। इन्होंने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे संस्मरण लिखे हैं। अतीत के चलचित्र में इन्होंने अपने जीवन में मिले साधारण लोग जैसे भक्तिन, बिंदा, घीसा जैसे पात्रों के संस्मरण लिखे हैं। इन संस्मरणों में करुणा, मानवीय गरिमा, सामाजिक यथार्थ का सुंदर संयोग देखने को मिलता है। फिर दूसरा है स्मृति की लेखाएं। इसमें उन्होंने मार्मिक और काव्यात्मक संस्मरण
प्रस्तुत किए हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरणों की भाषा गद्य में कविता का अनुभव देती है। हिंदी में और प्रमुख संस्मरण लेखकों को देखें तो बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे राजी लोग के नाम से एक संस्मरण लिखते हैं, जिसमें साहित्यकारों के मनोरंजक संस्मरण प्रस्तुत किए गए हैं। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इन्होंने मेरे प्रिय साहित्यकार के नाम से संस्मरण लिखे हैं, जिसमें साहित्यिक संस्मरण प्रस्तुत किए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके निबंधों में संस्मरण के तत्व प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, इन्होंने माटी की मूर्तें नाम से संस्मरण लिखे, जिसमें ग्रामीण जीवन के संस्मरणात्मक चित्रण देखने को मिलते हैं। भगवत शरण उपाध्याय हैं, इन्होंने साहित्यिक व्यक्तियों के सजीव संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर देखें तो संस्मरण में लेखक का स्वयं का अनुभव केंद्र में होता है। रेखाचित्र में विषय व्यक्ति का चित्रण प्रस्तुत होता है। संस्मरण अधिक भावनात्मक होता है, रेखाचित्र अधिक चित्रात्मक और तटस्थ होता है। संस्मरण में कथा प्रवाह होता है, रेखाचित्र में एस्थेटिक और चित्र अधिक होता है। यानी संस्मरण और रेखाचित्र दोनों स्मृति पर आधारित होते हैं, लेकिन संस्मरण में लेखक का स्वयं का जो अनुभव है वो केंद्र में रहता है। रेखाचित्र में विषय केंद्र में रहता है, उस विषय को ज़्यादा प्रस्तुत करना होता है कि वो इस प्रकार का दिखता है। मतलब शब्दों के माध्यम से हम चित्र बनाते हैं रेखाचित्र में, तो उस तरह से उसमें प्रस्तुत होता है। संस्मरण अधिक भावनात्मक होता है, रेखाचित्र अधिक चित्रात्मक और तटस्थ होता है। संस्मरण में कथा प्रवाह होता है, रेखाचित्र में एस्थेटिक चित्र अधिक होता है, उसमें कथा प्रवाह कम होता है और स्वरूप का वर्णन ज़्यादा होता है। आइए अब हम रेखाचित्र को देख लेते हैं। रेखाचित्र, जिसे अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, रेखाचित्र वह कथेतर गद्य विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी दृश्य का संक्षिप्त, प्रभावशाली और चित्रात्मक शाब्दिक चित्र खींचा जाता है। जिस प्रकार कोई चित्रकार रेखाओं के माध्यम से एक जीवंत चित्र खड़ा कर देता है, ठीक उसी प्रकार रेखा चित्र लेखक कुछ शब्दों के माध्यम से एक संपूर्ण व्यक्तित्व और दृश्य उपस्थित कर देता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रेखा चित्र में लेखक अपने विषय की आत्मा को पकड़ता है, उसके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उस रूप के पीछे छिपे सार तत्व को प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए रेखाचित्र की विशेषताओं को देखते हैं। इसमें संक्षिप्तता होती है, रेखाचित्र लघुकाय होता है, इसका विस्तार नहीं होता, इसमें सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी सारगर्भिता इसके एक प्रमुख गुण है। क्योंकि इसमें हम चित्रों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो इसके भाषा में हमें बिंब और दृश्यात्मकता देखने को मिलती है। व्यक्ति या वस्तु की एक विशेषता को इतनी कुशलता से उभारा जाता है कि पूरा व्यक्तित्व ही सामने आ जाए। संस्मरण की अपेक्षा रेखाचित्र में लेखक अधिक तटस्थ रहता है। रेखा चित्रकार एक कुशल पर्यवेक्षक होता है, यानी वह एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। संस्मरण हमारी स्मृतियों पर आधारित होती है, लेकिन रेखाचित्र हमारे ऑब्जर्वेशन पर, पर्यवेक्षण पर आधारित होता है। इसकी भाषा में लय और जीवंतता अनिवार्य तत्व के रूप में आती है। हिंदी में रेखाचित्र के विकास को देखें तो महादेवी वर्मा रेखाचित्र साहित्य की प्रमुख हस्ती है। उन्होंने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाओं में संस्मरण और रेखाचित्र का अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। प्रमुख रेखाचित्र और उसके लेखकों को देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, इन्होंने माटी की मूर्तें लिखी हैं। इसमें ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। भाषा में मिट्टी की सौंधी महक है। बेनीपुरी को हिंदी रेखाचित्र का सिद्धहस्त लेखक माना जाता है। प्रकाश चंद्र गुप्त है, इन्होंने पुराने चिराग नाम से एक रेखाचित्र लिखी है।
जिसमें साहित्यकारों के व्यक्तित्व चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। विनोद शंकर व्यास है, इन्होंने सामाजिक जीवन के रेखाचित्र लिखे हैं। श्री राम शर्मा है, इन्होंने जंगल के जीव नाम से रेखाचित्र लिखे हैं, जिसमें प्रकृति और ग्रामीण जीवन के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित है अज्ञे के स्मृति लेखा, उसमें भी रेखाचित्र और संस्मरण का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। बनारसी दास चतुर्वेदी है, इन्होंने साहित्यकारों के हास्यपूर्ण रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। रेखाचित्र की कुछ उप विधाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के चित्रों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी तरह इसकी उप विधाएं हैं, जैसे व्यक्ति रेखा चित्र, जब किसी व्यक्ति का शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति रेखा चित्र कहलाता है। स्थान रेखा चित्र, जब किसी स्थान का शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाए। घटना रेखा चित्र, जब किसी विशेष प्रसंग का चित्रात्मक वर्णन किया जाता है तब वह घटना रेखा चित्र कहलाता है। फिर प्राकृतिक रेखा चित्र, जिसमें प्राकृतिक दृश्यों का शाब्दिक चित्रण होता है। इसके बाद जो पांचवी विधा हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है वो है रिपोर्टाज, जिसे रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा के रिपोर्टेज शब्द से आया है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्षदर्शी विवरण, यानी जो सामने से देखा है वो जो विवरण प्रस्तुत कर रहा है वो रिपोर्टाज कहलाता है। यह वह कथेतर विधा है जिसमें लेखक किसी महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक या मानवीय घटना को अपनी आंखों से देखता है या उसे भोगता है या फिर उसका अनुभव करता है और उसे साहित्यिक वर्णन के रूप में प्रस्तुत करता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि रिपोर्टाज में पत्रकारिता की तथ्यपरकता और साहित्य की भावात्मकता का समन्वय होता है। यह न केवल सूचना देता है बल्कि पाठक को घटनास्थल पर उपस्थित होने का अनुभव कराता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रत्यक्षदर्शिता रहती है, यानी रिपोर्टाज लेखक स्वयं घटना का साक्षी होता है, वह घटनाओं को देखता है और उसका वर्णन करता है। इसमें तथ्यात्मकता होती है, घटनाएं, तथ्य और विवरण प्रामाणिक होते हैं। इसमें जीवंतता होती है, लेखक इतना सजीव होता है कि पाठक घटना में शामिल होने का अनुभव करता है। ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है। रिपोर्टाज में पीड़ित मानवता का पक्ष लेने की प्रवृत्ति होती है। पत्रकारिता और साहित्य का संगम रिपोर्टाज में देखने को मिलता है। यह दोनों विधाओं के बीच में कड़ी के रूप में आती है। फिर इसमें संवेदनशीलता होती है। घटना के मानवीय पक्ष को उजागर करना रिपोर्टाज की एक मूल उद्देश्य है। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज का उद्भव और विकास देखें तो हिंदी में रिपोर्टाज का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 और स्वतंत्रता आंदोलन के काल में हुआ। इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं ने लेखकों को प्रत्यक्ष अनुभव दिए। शिवदान सिंह चौहान को हिंदी रिपोर्टाज का प्रवर्तक माना जाता है। रिपोर्टाज की प्रमुख कृतियों की बात करें तो रागे राघव की तूफानों के बीच बंगाल के अकाल पर लिखा गया यह रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की कालजयी कृति है। इसमें अकाल की विभीषिका का इतना मार्मिक वर्णन है कि पाठक की आंखें भर आती हैं। यह रिपोर्टाज मानवीय पीड़ा का दस्तावेज है। फिर शिवदान सिंह चौहान की लाहौर से लखनऊ विभाजन की त्रासदी का प्रत्यक्ष वर्णन है। प्रकाश चंद्रगुप्त की इस मोड़ पर, इसमें इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव को प्रस्तुत किया है। फिर धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा, इसमें 1971 के भारत पाक युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह हिंदी रिपोर्टाज की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। फिर रेणु की रीन जल धन जल, ये बिहार के बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा का मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज और पत्रकारिता में अंतर को देखें तो पत्रकारिता सूचना प्रधान होती है, रिपोर्टाज संवेदना प्रधान होती है। इसमें संवेदना को प्रधानता दी जाती है।
पत्रकारिता में भाषा तटस्थ और शुष्क होती है। रिपोर्ताज में साहित्यिक और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारिता समाचार देती है, रिपोर्ताज अनुभव देता है। रिपोर्ताज में मानवीय पक्ष पत्रकारिता की अपेक्षा कहीं अधिक उभरता है। इसमें संवेदनाएं प्रधान होती हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम में, वो है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य वह कथेतर गद्य विधा है जिसमें किन्हीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्र, जो मूलतः व्यक्तिगत संवाद के लिए लिखे गए थे, साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर प्रकाशित होते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जब पत्र केवल सूचना का माध्यम न रहकर लेखक के व्यक्तित्व, विचार और युग का दर्पण बन जाता है, तब वह साहित्य की कोटि में आ जाता है। पत्र साहित्य की विशेषताओं को देख लेते हैं। इसमें अनौपचारिकता होती है, क्योंकि लेखक को पता होता है कि मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिख रहा हूँ, तो ये मैसेज उसी तक पहुँचेगा और कोई इसे नहीं देख सकता। तो इसलिए इसमें अनौपचारिकता होती है। पत्र में लेखक अपने मन की बात निर्बाध रूप से कहता है। पत्र किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, इसलिए उसमें व्यक्तिगत ऊष्मा होती है। महान व्यक्तियों के पत्र युग के सच्चे दस्तावेज होते हैं। एक ही पत्र संग्रह में साहित्य, राजनीति, दर्शन और व्यक्तिगत जीवन सभी मिलते हैं। प्रत्येक लेखक के पत्रों में उसकी अपनी विशिष्ट शैली होती है। पत्रों में वे बातें होती है जो लेखक सार्वजनिक रचनाओं में नहीं कर सकता था। हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य की विकास यात्रा को देखें तो हिंदी में पत्र साहित्य की परंपरा भारतेंदु युग से प्रारंभ होती है। पत्र पत्रिकाओं के संपादन और साहित्यकारों के बीच पत्राचार ने साहित्यिक विचार विमर्श का एक नया माध्यम बनाया। प्रमुख पत्र संग्रह और उसके लेखकों को देखते हैं। महात्मा गांधी के पत्र हिंदी पत्र साहित्य में राजनीतिक और नैतिक चिंतन का अद्भुत संगम है। जवाहरलाल नेहरू के पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से ये प्रकाशित है। इसमें इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र थे, जो बाद में इतिहास और शिक्षा का अमूल्य दस्तावेज बने। इन पत्रों में विश्व इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का अनोखा विवेचन प्रस्तुत किया गया है। फिर प्रेमचंद के पत्र है। प्रेमचंद ने अपने समकालीन साहित्यकारों को अनेक पत्र लिखे, जो उनके साहित्यिक विचारों और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। निराला के पत्र है। इसमें निराला का विद्रोही स्वभाव, साहित्यिक दृष्टि और व्यक्तिगत संघर्ष स्पष्ट रूप से उभरता है। महादेवी वर्मा का पत्र है। उसमें साहित्यिक और मानवीय संवेदना से भरे ये पत्र उनके व्यापक दृष्टिकोण के परिचायक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र भी है। उनके पत्रों में विद्वता और आत्मीयता का सुंदर संयोग देखने को मिलता है। पत्र साहित्य का साहित्यिक महत्व देखें तो इस कई दृष्टियों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रों में लेखक के व्यक्तित्व के अप्रकाशित पहलू सामने आते हैं। पत्र युग की घटनाओं, विचारों और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। पत्रों में लेखक की भाषा शैली और विचार शक्ति का अनायास प्रकाशन होता है। पत्र लेखन के अंतर्मन का साक्षात्कार कराते हैं। यानी इसमें मनोवैज्ञानिक महत्व भी है, जिसमें पत्र जो है वो लेखक के अंतर्मन का साक्षात्कार कराते हैं। वो लेखक क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तो प्रकाशित हो नहीं सकता, लेखक ये सब लिखेगा नहीं। तो जब ये पत्रों के माध्यम से किसी अपने आत्मीय किसी विशेष व्यक्ति को वो संदेश भेजते हैं, तो उसमें वो अपना अंतर्मन की बातों को लिखते हैं, जिसे हम पत्र के अध्ययन के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन सभी विधाओं को विस्तार से संक्षेप में देखा, संक्षिप्त रूप में विस्तृत विवरण को संक्षिप्त रूप में देखा। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। इससे टिप्पणी के प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में,
तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। 1 से 2 दिन में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। धन्यवाद।